बजट 2024-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच की बात हम लोग कर रहे हैं। और 23 जुलाई को ये प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किसने किया? केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री के द्वारा। कार्य मंत्री जो है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये किया गया। और आज़ादी के बाद सबसे अधिक बार रिकॉर्ड स्तर पर बजट प्रस्तुत करने वाली पहली वित्त मंत्री। अब जो इसका आकार है उसकी बात करते हैं। देखिए इसका आकार क्या है। आकार में हमेशा अनुमानित व्यय जो है सरकार प्रस्तुत करती है। जो अनुमानित व्यय है वो अनुमानित व्यय है 48,20,512 करोड़ रुपए। ये जो है आकार है, यानी कि इस बार वित्त वर्ष में इतना 28 लाख करोड़ रुपए लगभग जो है अनुमान किया गया इतना व्यय होगा। तो जितना व्यय होता है उतना आय होता है। आपको मालूम ही है कि अनुच्छेद 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। स्टेटमेंट की बात करता है और एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट में आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। जो आय और व्यय का लेखा जोखा है तो व्यय का अनुमान हो गया हमारा 48,20,512। तो आय भी हमको इतने ही चाहिए 48,20,512 करोड़ रुपए। अब इस वाले में से अगर जो हमारी ये व्यय हो गया, जो हमारा आय है, अगर हम लोग वास्तविक अगर आय की बात करें, जो हमारे पास पैसा है वो वास्तव में इतना नहीं है, क्योंकि वास्तविक आय जो होती है, आय में से हम जब ऋण घटा देंगे तब निकलेगी। तो ऋण घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा वास्तविक आ जाता है वो आ जाता है 320,7200 करोड़ रुपए। तो इतना रुपया सरकार के पास है खर्च करने के लिए। आय कितनी है, यानी मोटा मोटा 32 लाख रुपए, उसको हम लोग क्या कहते हैं 32 लाख करोड़ रुपए। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? इस बार हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक भी जो है छांट लिए हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। ग्रहण हमारे ऊपर ही लगा हुआ है जी। अब जो इसमें सकल राजकोषीय घाटा है, यानी टोटल जो घाटा है राजकोष को, सकल राजकोषीय घाटा है वो जो है जीडीपी का, ठीक, करीबन 5% है। ऐसे ही जो मौद्रिक घाटा है, मुद्रा का जो घाटा है, जो मौद्रिक घाटा है वो करीबन 1.5%। ठीक। अब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में नेगेटिविटी कहाँ से आ सकती है? अर्थव्यवस्था को नेगेटिविटी कहाँ आ सकती है? नेगेटिव कौन कर सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नेगेटिव जो है 2-3 चीजें कर सकती है। एक तो ये हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसा हो कि पॉलिसी डिस्टर्बेंस हो जाए, नीतिगत अव्यवस्था हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज और भी है, क्योंकि सब हमारा जो व्यापार होता है वो पोत से है, ट्रांसपोर्टेशन, पोत तक परिवहन में भी जो है अव्यवस्था आ जाए। ये 2 चीज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशान कर सकती है, और साथ में एक और परेशान कर सकती है इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन तो जब ये बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी।
अब मुद्रास्फीति की बात करें तो हमारी मुद्रास्फीति वो कम है और स्थिर है, 4% जो है माना गया है इसको। और जो हमारी कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन है, वो तो और भी कम है, 3.1%। जो कोर मुद्रास्फीति होती है वो क्या होती है, वो गैर खाद्य और गैर ईंधन पर आधारित होती है, गैर खाद्य और गैर ईंधन पर आधारित होती है। अब इसमें इस वाले बजट में 4 ऐसे समूह हैं जिस पर सरकार ने फोकस किया है, ध्यान है। 4 ऐसे समूह हैं, ग्रुप्स हैं जिस पर सरकार ने फोकस किया। पहला है किसान, जो दूसरा है वो है युवा, तीसरा है पुअर, गरीब, और चौथा है विमेन। 4 वर्ग हैं जिस पर जोर दिया है सरकार ने। अब ये तो 4 समूह हो गए। इसके अलावा फोकस जो हमारा थीम क्या है, सरकार जो है उसका थीम फोकस क्या है, तो आप थीम फोकस में देखोगे कि थीम फोकस में सरकार ने जो जोर दिया है वो सब जोर दिया है MSME पर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एंटरप्राइजेस पे, उद्यम पे, इस पर जोर दिया। ठीक, क्लियर है? अब देखिए 4 ग्रुप ये हैं। किसी भी देश को अगर विकास करना है तो अगर वहां पर ये ग्रुप हैं चारों, और उस पर अगर आप जोर नहीं दे रहे हैं तो आप विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आधी आबादी ये हो गई। उस आधी आबादी, पूरी आबादी में गरीब को निकाल देंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे, युवा निकाल देंगे तो आगे नहीं बढ़ जाए, और किसान आधार है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि फिर से इन्होंने जो इनका कार्यक्रम चलता है जिसमें मुफ्त अनाज बांटते हैं, उसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको मैं कंटिन्यू रखा है अगले 5 वर्षों के लिए, है ना। जो थीम फोकस है उसमें पहला हो गया हमारा MSME। जो दूसरा है वो है कि सरकार की सबसे बड़ी जो नाकामी है वो है कि रोजगार मुहैया नहीं कर पाई है, तो उसने रोजगार को फोकस में रखा है। तीसरी चीज उसने फोकस रखा है वो रखा है स्किल को, कौशल प्रशिक्षण को, स्किल ट्रेनिंग को, कौशल प्रशिक्षण को। और जो है, और जो चौथी चीज अगर आप कह सकते हैं तो वो है हम और आप, यानी मिडिल क्लास। तो 4 जो है ऐसे हैं क्षेत्र हैं, विषय हैं जिस पर सरकार का इस बजट में पूरा फोकस है। अब ये रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है, इस पर अगर बात करें तो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण में प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है, और इस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए स्पेशली इस पर 5 जो है अलग से योजनाएं बनाई गई हैं। यानी इन 2 थीम्स को ध्यान में रख करके, और कुछ जो है पहले इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। रोजगार को लेकर के, कौशल प्रशिक्षण को ध्यान में रख करके 5 से अधिक योजनाएं बनाई गई हैं और पहल की गई हैं। और इससे क्या होगा, जो अगला 5 साल आ गया, यानी 2024-25 से लेकर के जो 2029 और जो 30 आएगा, उस अगले 5 वर्ष में जो युवा है उसको रोजगार बढ़ेगा। कितना रोजगार बढ़ेगा? इनका जो रोजगार है वो बढ़ेगा करीबन 4 करोड़ युवाओं को। अगले 5 वर्ष में इनकी इन योजनाओं और पहलों से 4.1 करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि सरकार ने क्या किया है, 4 ग्रुप्स को फोकस किया है और 4 थीम इनके फोकस में। अब जो
इस बजट में और जो चीज़ें हैं जो उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता क्या है उसको देखते हैं। कुछ करना नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा एक बार ध्यान में आ जाए। प्राथमिकता है। अब बजट की प्राथमिकता की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, सरकार ने पूरा एक रोड मैप बनाया है। इस पूरे रोड मैप में इन्होंने 9 जो है प्राथमिकताओं के क्षेत्र को चुना। जो 9 प्राथमिकता के जो क्षेत्र हैं उसमें उससे क्या होता है, ये बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है। 1 2 3 4 9 क्षेत्र ये प्राथमिकता और ऐसे जो है सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इन प्राथमिकताओं पे हम ध्यान दें तो अगले जो है जब आज़ादी का 100 साल होगा तब हम विकसित राष्ट्र बन सकते। तो जो उसमें पहली प्राथमिकता है इनकी वो ये है कि हम कृषि पे ध्यान दें, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि कृषि की जो उत्पादकता है और जो कृषि की अनुकूलता है उस पर ध्यान दें। दूसरा, जो रोजगार की हम लोग बात कर ही रहे हैं और जो कौशल प्रशिक्षण है वो दूसरी प्राथमिकता है। जो तीसरी प्राथमिकता है वो HRD है, यानी मानव संसाधन विकास है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। और जो HRD है मानव संसाधन विकास वो क्या है, इसको समावेशी होना है, यानी ये इंक्लूसिव होगा और सामाजिक न्याय के साथ होगा, सामाजिक न्याय के साथ, तो जस्टिस में इसमें इंक्लूड होगा। चौथा जो है मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है और सर्विस की बात कर रहा है, इस पर हम लोग को ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग पे और सर्विसेज पे। उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है शहरी विकास पे। छठवां जो है वो है ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जो है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 8वां जो है नवाचार है और रिसर्च एंड R&D। और नेक्स्ट जो है 9वां, वो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, 9वां जो अगली पीढ़ी है उसको ध्यान में रखना है, यानी ऐसा करना है कि नेक्स्ट पीढ़ी के लिए क्या सुधार हो। 8वां रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, 8वां इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। 9 वाला नेक्स्ट पीढ़ी का सुधार। नेक्स्ट पीढ़ी का सुधार। क्लियर है? कहीं डाउट है पूछे। अब पूरे बजट में ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं, पूरा बजट केंद्र उसी पर है। थोड़ा सा प्रकाश डाल देने से ये जो है जो कृषि है, कृषि में हमको क्या ध्यान देना है? कृषि में ध्यान देना है कि कृषि में उत्पादकता बढ़ी रहे। क्या कृषि में उत्पादकता बढ़ी रहे, उत्पादकता बढ़े और एडाप्टेबिलिटी बढ़े, अनुकूलनशीलता बढ़े, यानी समय के हिसाब से एग्रीकल्चर हमारी परिवर्तित होता है, अनुकूल होते हैं। जब ये होगा तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, स्किल ट्रेनिंग से भी रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। जब ह्यूमन रिसोर्स हमारा डेवलप होगा तो इंक्लूसिव प्रकार का होगा, और जब इंक्लूसिव प्रकार का होगा तो जो सामाजिक अन्याय है वो सामाजिक न्याय बदलेगा। जब ये सब चीजें होंगी, जब रोजगार बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ग्रोथ करेगा। जब ये ग्रोथ करेगा तो शहरी डेवलपमेंट होगा। ऊर्जा सुरक्षा के बिना पॉसिबल नहीं है, और सस्ता डेवलपमेंट करना होगा, R&D के बिना भी पॉसिबल नहीं है। और इस सबसे जब ये नेक्स्ट पीढ़ी का सुधार कर लेंगे, कोई ध्यान रखेंगे, तो जो 47 का जो गोल है वो प्राप्त करना आसान होता है। इतनी बात इसमें है। थोड़ी थोड़ी और इसमें बात कर लेते हैं एक एक करके। जैसे जो पहला था वो था एग्रीकल्चर, इसकी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे और इसकी एडाप्टेबिलिटी की बात कर रहे थे।
अब जो ये उत्पादकता की बात है, कैसे उत्पादकता कृषि की बढ़ेगी? ऐसे बढ़ सकते हैं कि हम नए बीज जो है डालना शुरू कर दें, नए बीज डालना शुरू करें, नई किस्म के बीज डालना शुरू करें। दूसरी चीज़ और बढ़ेगी जब इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी डाल दें। तीसरी चीज़ और भी है कि जैसे गेहूं है हमारा, चावल है, उसकी उत्पादकता को हम अचानक से नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो अपने मतलब एपेक्स लेवल पे पहुंच रहे हैं। लेकिन यह दलहन है और तिलहन है, इसमें बहुत कम हम उत्पादन करते हैं। तो अगर हमें उत्पादकता ओवरऑल बढ़ानी तो इसको बढ़ा दे तो भी अभी बढ़ने लगेगी। सिर्फ गेहूं और चावल पर हम गन्ने पर निर्भर नहीं रह सकते। तो जो अन्य फसल हैं जहां पे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं वो दलहन और तिलहन है। उसके बाद और भी कर सकते हैं कि हम लोग रिसर्च करें, उसमें टेक्नोलॉजी लेकर के और कुछ ऐसा काम करें कि हम कोऑपरेशन करें, सहकारिता करें, तो भी बढ़ेगा। सहयोग करें सरकार, जनता, बीच में मिडल मैन जो है। और एक चीज जो हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि सब्जी उत्पादन जो है हमारा, ये कृषि में ही है। सब्जी उत्पादन को हम क्लस्टर आधार पे उसको ऐसा करें कि जिससे, जो कि सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है आम जनता, मिडल मैन, लोअर मैन। तो हम ऐसा करें कि इसकी जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, उसके लिए कुछ चेन बना दें जिससे कि अवरोध ना बने। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता और एडेप्टेबिलिटी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज जो है इसमें हम लोग दूसरा जो पॉइंट लिखे थे, ठीक। अच्छा, एक दो चीजें और इसमें है, जैसे कृषि को हम लोग ऑर्गेनिक कृषि पे हम लोग ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा हमारा था रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। अब जो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की बात है, तो दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। अब करना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को हथियार ले रही है, इसलिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने में भी सोचना पड़ता है। अब इस वाले में ये देखना है कि कैसे जो है मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए सरकार ने क्या कहा है, इसमें बोला है कि 1 करोड़ हाउसेस हैं उसको मुफ्त बिजली मिलेगी। मुफ्त कैसे मिलेगी? इन 1 करोड़ हाउसेस पे ये सोलर पैनल्स लगाएंगे और इससे क्या होगा कि 300 यूनिट पर मंथ फ्री रहेगा। और इसके लिए अभी तक जो है 1.28 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 14 लाख से अधिक का एप्लीकेशन आ चुका है। अब नवाचार पे देखा जाए, नवाचार पे और रिसर्च और डेवलपमेंट। नवाचार से डेवलपमेंट की बात किया जाए तो इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत किया गया। अनुसंधान जो 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स उसी के अंदर बता सब उसी में मिक्स करके बता रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, अलग अलग बताने की। बहुत ज़्यादा हो जाएगा उससे कोई लाभ मिलना नहीं, क्योंकि सिर्फ इसी तो आएगा नहीं। ये जो मूल चीज़ है इसमें जैसे कि मोटी मोटी चीज़ें ना मिस हो। जो अनुसंधान राष्ट्रीय शोध नीति है, शोध निधि है, इसमें अगले 10 वर्ष के लिए एक मतलब वैसे तो इसका जो पूल है, यानी जो को शुरुआत करने के लिए पैसा दिया गया है वो 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। लेकिन ये जो 1 लाख करोड़ रुपए से स्टार्ट है, ये 1 लाख करोड़ रुपए से ये स्टार्ट है, वैसे बनाया गया फंड। और अब क्या है, जो ये 1 लाख करोड़ रुपए से फंड बनाया गया है, अब 10 वर्ष में क्या होगा, स्पेस इकोनॉमी को बढ़ा करके अब एक और वेंचर कैपिटल बनेगा जो एक मतलब ये तो है, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का तो फंड बना ही है। साथ में एक चीज और किया जाना है कि स्पेस के लिए, स्पेस इकोनॉमी बोलते हैं, स्पेस इकोनॉमी के लिए एक वेंचर फंड बनाया जाएगा, वेंचर फंड, उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो 9 पॉइंट में देखा, 9वां पॉइंट जो देखे थे, वो एक बहुत अलग प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट है, वो है अगली पीढ़ी के सुधार, जो हम लोगों ने देखा था। इसको थोड़ा समझते हैं, अगली पीढ़ी के सुधार इसका क्या मतलब है।
बड़ा वाला कीड़ा होता है। जो अगली पीढ़ी के जो सुधार हैं, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि भारत में जितने भी भूखंड हैं, जो भारत में जितने भूखंड हैं, उसके लिए जैसे हम लोग आधार बना रखे हैं पहचान के लिए, ऐसे भूखंड के लिए भी हम एक पहचान बनाने वाले हैं। इसका नाम रखा है हमने ULPIN। यहाँ पे U का मतलब है यूनिक, L का मतलब है लैंड, P का मतलब है पार्सल, I का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, और N का मतलब है नंबर। ये बनाने वाले हैं। साथ में एक और दिया हुआ है कि जो शहर होंगे, शहर के लिए क्या करने वाले हैं कि जीपीएस आधारित मैपिंग करेंगे, और जीपीएस मैपिंग के आधार पे क्या करेंगे, भू सर्वेक्षण करेंगे, और जितने भी जो लैंड है उसका डिजिटल जो है सर्वेक्षण करेंगे। और एक रजिस्ट्री और जोड़ रहे हैं, लैंड रजिस्ट्री की स्थापना करेंगे। ये बड़ा पहल है जो बाद में बहुत काम करेगा। हम लोग अपनी जमीन वालों का पूरा आता पता इकट्ठा करें। अगर बजट की बात करें तो बजट में एक आय होता है, व्यय होता है। तो हम अगर आप आय की बात करें तो अपने को प्राप्तियों का प्राप्त होता है। तो जो प्राप्तियां हैं बजट में वो हमेशा दो प्रकार की होती है, एक राजस्व प्राप्ति होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो जो इस बार का जो बजट है, इस वाले बजट में जो राजस्व प्राप्ति है उसका 65%, मतलब कुल प्राप्ति का 65% राजस्व प्राप्ति है। और पैसे की खास बात करें तो करीबन 31 लाख रुपए। इसी तरह से अगर पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो ये कुल प्राप्तियों का लगभग 35% है, जो कि 16 लाख रुपए। याद करना इसका आसान यह है कि देखिए 16 दूना 32 और 31 दूना 62, डबल है। मतलब परसेंट का आप अगर आधा कर देंगे तो वो रुपया में आ जाएगा। अब व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है। जो राजस्व व्यय है वो लगभग जो है 77% है, और जो देखिए डबल इसका है। और ऐसे जो पूंजीगत व्यय है वो लगभग 23% है, ये इसका डबल। क्लियर है? जो घाटा है मुख्य तौर पे 4 प्रकार का है, जो आपको याद करना है। एक बार राजकोषीय घाटा, राजस्व से घाटा जीडीपी का 4.9%, राजस्व घाटा है 1.8% है, प्रभावी राजस्व घाटा है जीडीपी का 0.6% है, और प्राप्ति घाटा 1.4% है। ठीक, अब बात करते हैं जैसे प्राप्तियों में सबसे ज्यादा किस रूप में प्राप्त होता है, टैक्स के रूप में। तो जो टोटल हमारे पास जो कर आया है रेवेन्यू के रूप में, वो आया है करीबन 11.8% जीडीपी का, जो हमने पिछले लिखाया था 11.8%। जो टैक्स है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो 6.8% हमको प्राप्त हुआ, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है 5% प्राप्त हुआ। अगर आप टैक्स को परसेंटेज के रूप में देखें, ये तो जीडीपी का देख रहे हैं आप। अब आप टोटल की बात करें जो हमको टैक्स प्राप्त हुआ है, अगर उसको 100% मान लें तो 57.47% हमको डायरेक्ट टैक्स रूप में प्राप्त हुआ है, और 42.52% हमको इनडायरेक्ट टैक्स रूप में प्राप्त हुआ है। अब इसमें एक और वस्तु ये करने के लिए वो यह है कि जो कर राजस्व है उसके शीर्ष कौन से 3 मद हैं, यानी डायरेक्टली हमको सबसे ज्यादा पैसा किस वाले टैक्स के रूप में आता है, और इनडायरेक्टली किस में आता है। अब उसके आगे देखिए, जो शीर्ष 3 कर राजस्व है प्राप्तियों के रूप में, उसमें सबसे बड़ा जो मद है वो है आयकर 19%, उसके बाद दूसरा मद है 18% जीएसटी होते हैं, और तीसरा है निगम कर। यानी सबसे ज्यादा जो पैसा हमको प्राप्त होता है वो इनकम टैक्स होता है, दूसरे नंबर पे जीएसटी पे, तीसरे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स। और अगर टैक्स की बात करें तो उधार और अन्य जो लायबिलिटीज होती है वो सबसे ज्यादा पैसा हमको वो देती है 27%। व्यय के संगठन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा व्यय हमारा होता है वो 21% होता है, करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पे जो ब्याज हमको रिपे करना होता है, और तीसरे नंबर जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, रक्षा और आर्थिक सहायता और पूंजी पर व्यय इसमें शामिल नहीं होता है उस पर। अब जो है हम लोग बात करेंगे जो प्रमुख जो मद है उस पर किस तरह का व्यय है। अब बात करते हैं जो कौन कौन से प्रमुख मद हैं जिस पर व्यय किया गया। सर्वाधिक व्यय ब्याज पे किया है, दूसरा जो है परिवहन पे, तीसरा रक्षा पे, चौथा राज्यों को अंतरण पे, पांचवां ग्रामीण विकास पे, छठवां पेंशन पे, सातवां कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप पे, आठवां गृह पे, नौवां शिक्षा पे, 10वां आईटी और टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा और भी याद करना यह है कि सबसे अधिक जो व्यय हुआ है वो ब्याज पे हुआ, जिसमें अब बात करते हैं तो बजट के अगर विवरण की बात करें तो कुल प्राप्तियां हमारी 48,512 लाख करोड़ रुपए है, यानी 48 लाख करोड़ रुपए, और इतना ही व्यय है। अब इसको कुल प्राप्तियों को हम 2 भाग में डिवाइड कर दें, एक को हम लोग राजस्व कर लें और एक को हम लोग पूंजीगत कर लें। जो राजस्व प्राप्ति है वो करीबन 65% है, और जो पूंजीगत प्राप्ति है वो करीबन 35% है।
यानी मूल रूप से ये 64.91% है और ये जो है 35.09%। राजस्व प्राप्ति को डिवाइड कर लेना तो एक तो हो गया कर राजस्व और एक हो गया कर भिन्न राजस्व। जो कर राजस्व है वो 82.82% है और जो कर भिन्न राजस्व है वो 17.44%। जो पूंजीगत प्राप्ति है उसकी बात करें तो पूंजीगत प्राप्ति में सबसे अधिक है उधार और अन्य देयताएं, अन्य लायबिलिटीज नंबर 1। जो सेकंड नंबर है वो है अन्य प्राप्तियां, अन्य रिसिप्ट्स, अन्य प्राप्तियां। और जो थर्ड नंबर है वो है ऋणों की वसूली। परसेंटेज बात करें तो 95 से अधिक प्रतिशत इसका अंक मिलेगा। ये तो हम देख रहे हैं कुल प्राप्तियों की बात। अब इसी तरह से हम लोग कुल व्यय की बात भी देख लेते हैं। अब कुल व्यय की बात करें तो इसको भी डिवाइड कर लें राजस्व, यानी राजस्व खाते पर व्यय। तो राजस्व खाते पर जो व्यय है वह है 76.95%। जो पूंजीगत खाते पर व्यय है वो है 23.0%। पूंजीगत एक राजस्व हो गया, एक राजस्व हो गया और एक पूंजीगत खाते। राजस्व खाते पर 76.95% है और पूंजीगत खाते पर है 23.05%। जो राजस्व खाते पर व्यय है उसमें सबसे अधिक जो है आपको 31% जो मिलेगा, 31.35% ये मिलेगा ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान। जो सेकंड नंबर है वो सहायता अनुदान है, एड जो होता है। और थर्ड जो अन्य होता है तो 10% के आसपास ये है। और थर्ड जो है अन्य वाला है वो सर्वाधिक होता है, करीबन 58% के आसपास ये होता है। तो ये हो गया बजट विवरण। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो बजट अनुमान 2024-25 है उसमें प्रमुख योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटन किया गया है। प्रमुख योजनाओं के आवंटन में जो सबसे पहला है वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस पर 2 लाख से अधिक जो है करोड़ रुपए का खर्च किया गया। दूसरे नंबर पे है मनरेगा। तीसरी योजना है जिसमें सबसे अधिक खर्च किया गया है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। जो चौथा है इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर। जो चौथा महत्वपूर्ण मिशन जो योजना है जिसमें ज़्यादा खर्च किया गया है वो जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। जो पांचवा महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सबसे अधिक खर्च किया गया है वो है पीएम किसान। हम लोग एक और कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ऊपर दोनों यहाँ अकेले और एक और करेंगे सातवां जरूरी है, इसको बोलते हैं समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार सबसे अधिक खर्च कर रही है इस वर्ष। अब एक चीज और इसमें बची है वो है सब्सिडी। कितनी सब्सिडी दी जाती है और सबसे अधिक इसको दी जाती है। तो देखिए सर्वाधिक जो सब्सिडी है वो दी जाती है लगभग 95% से अधिक वो खाद्य उर्वरक पेट्रोलियम और ब्याज भुगतान पर दी जाती है। सब्सिडी की बात करें तो
कुल सब्सिडी जो दी गई है वो 428422.67 करोड़ रुपए दी गई, में 42,84,4,28,422 करोड़ रुपए कुल सब्सिडी दी गई है। और कुल सब्सिडी में 95.87% सब्सिडी अकेले जो है एक समूह है खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी और ब्याज भुगतान की सब्सिडी मिला दें तो उसका प्रतिशत जो है 4 को मिलाकर 95.87% जाता है। सर्वाधिक सब्सिडी मिलती है 47.91% फूड सब्सिडी और सेकंड नंबर पे 38.28% सब्सिडी उर्वरक को, बाकी 2.78% एलपीजी को और 6.90% ब्याज सब्सिडी मिली। अब एक और बचता है वो है टैक्स स्लैब, कर की दर। तो वर्तमान में जो कर की दर है वो इस तरह से है कि 3 लाख रुपए तक कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है तो उस पर जो है 0% जो है कर लगता है। 3 लाख से अगर अधिक 3 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक उस पर 5% कर आरोपित किया जाता है, जो वर्तमान में चला। 6 लाख 1 रुपये से लेकर 9 लाख रुपए तक उस पर 10% कर आरोपित किया जाता है। 9 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख 1 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख 1 रुपये से अधिक कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उस पर सरकार 30% कर आरोपित करती है। इस वर्ष में सरकार ने एक वर्तमान कर की जो दर है टैक्स स्लैब, उसके अलावा एक और टैक्स स्लैब प्रस्तुत किया है, प्रस्तावित किया है, जिसमें उसने बोला है कि 3 लाख रुपए तक जो प्रेजेंट जो कर की दर है जो वर्तमान चल रही है टैक्स स्लैब उसमें 0% होगा। जो दूसरा टैक्स स्लैब था जो प्रेजेंट में उसको 1 लाख बढ़ा दिया गया, यानी 3 लाख 1 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए तक 5%, 7 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक 10%, 10 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख 1 रुपये से लेकर 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर वही 30%। यानी आप देखेंगे कि ये कॉमन है और नीचे का जो 20% और 30% वाला है वो भी कॉमन है, और जो बदलाव हो रहा है वो मिडिल मैन के लिए है, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, यानी जो 3 लाख 1 रुपये से लेकर जो प्रेजेंट में है, जो 6 लाख था उसको 7 लाख कर दिया गया और जो 9 लाख था जो उसको 10 लाख कर दिया गया और बाकी तो वही है। तो इसमें इसी वाले में हम लोग को ध्यान देना। इस प्रकार ये पूरा बजट चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको तैयार कर लीजिए।